टोटल हम 12 टाइप के वेक्टर पढ़ने वाले हैं। उन वेक्टर को रटना मत, सीखना और समझना। ये वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर के दर्शन होने वाले हैं। अगर तुम्हें किसी का यूनिट वेक्टर बनाना है ना, किसी का भी, तो तुम्हें दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका वेक्टर और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को बनाने के लिए हमेशा हमें दो चीज़ चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुम्हें सवाल में दे रखा होगा और डायरेक्शन के लिए हम कहाँ जाएंगे, इस यूनिट वेक्टर के पास। अभी यानी नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो वेक्टर होगा, और जीरो वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और आप उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या है, सेम है। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टोटल हम 12 टाइप के वेक्टर पढ़ने वाले हैं। उन वेक्टर को रटना मत, सीखना और समझना, ठीक है। अब जो मैं टोटल 12 टाइप के वेक्टर पढ़ाऊंगा, इसका रोल क्या है। देखो, अगर वो सवाल को बनाएगा ना, तो अगर वो सवाल को छोटे लैंग्वेज में अगर निपटाना चाहता है तो उन वेक्टर के नाम लिखेगा, और उन वेक्टर के नाम से तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि इस वेक्टर से तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला वेक्टर लेता हूं मैं, फर्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर, पहली बात, ये वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर के दर्शन होने वाले हैं, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो चाहे 12th की फिजिक्स हो। अब क्या रोल है इस वेक्टर का, इसलिए ये हर चैप्टर में मिलने वाला है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और दूसरा जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यानी जो तुम्हें वेक्टर दिया जाएगा ना, उस वेक्टर की दिशा में ही इस यूनिट वेक्टर की क्या होगी, दिशा होगी। यानी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर का रोल क्या है? इस वेक्टर का रोल क्या है? जैसे मान लो कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन पता नहीं है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है लेकिन तुम्हें डायरेक्शन पता नहीं है, तो अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा इस यूनिट वेक्टर के पास। यानी यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर मेरे पास बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं जो इसका यूज है, क्या है? यूनिट वेक्टर represent the direction of the given vector यानी ये आपको वेक्टर की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है ये। अब मैग्नीट्यूड आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो वेक्टर के दोनों साइड मॉड लगा करके, या फिर कैपिटल लेटर में। ये मेरे पास एक ए वेक्टर है
ठीक है, और मुझे इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए वेक्टर है तो ए पे कैप लगा दो, इसको बोलता है यूनिट वेक्टर। या अगर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर है तो कुछ नहीं करना, बी पे लगा दो कैप, ये हो जाएगा बी कैप, यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मुझे ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, ए का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर तुम्हें किसी का यूनिट वेक्टर बनाना है ना, किसी का भी, तो तुम्हें दो चीज चाहिए, एक तो उसका वेक्टर और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मुझे ए कैप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। क्या है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, क्या है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर मान लो मेरे को, जैसे मान लो बी वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करना है, ये बी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट से मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, एक इंफॉर्मेशन। क्या मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये ए कैप। तो भैया ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसको भी याद कर लेना। ठीक है, अगर तुम इस फॉर्मूले को याद ना करो तो भी कोई बात नहीं है, बट ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। और ये अगर फॉर्मूला याद ना करो तो भी ठीक है, इसमें तुम्हें दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एक वेक्टर को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। क्या क्या बोला मैंने, एक वेक्टर को बनाने के लिए हमेशा हमें दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुम्हें सवाल में दे रखा होगा, और डायरेक्शन के लिए हम कहां जाएंगे, इस यूनिट वेक्टर के पास। अभी जो मैंने बोला उस बात को दिमाग में गांठ बांध लो, क्योंकि इसी बात की वजह से ये फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको मिलने वाला है। कौन सी बात, एक वेक्टर को बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको सवाल में दे रखा होगा, और डायरेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा इस यूनिट वेक्टर के पास। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं हम। ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 4। सो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर बताओ मुझे। वेक्टर बनाना है, यूज करके बताता हूं इसको। ठीक है, इस लैंग्वेज को जो भी मैंने बोली है, मुझे एक वेक्टर बनाना है, ए वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुम्हें दे रखा है 4, तो ए वेक्टर इक्वल टू 4 इसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरी मुझे चाहिए डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। अगर बी वेक्टर होता तो मैं लिखता बी कैप। क्लियर, ठीक है। अब यहां से मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं, कौन सी, ये जो मैंने लाइन दे रखी है ना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये है मेरे पास एक ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की दिशा में ही क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब यहां से सवाल क्या बनता है बता, ये पूछा जाता है, हाँ भाई हमें तो पता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। नहीं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, इस वेक्टर के अलोंग जो हमें दिया गया है।
ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि आप इस वेक्टर की डायरेक्शन में मिनिमम कितने यूनिट वेक्टर रख सकते हो और मैक्सिमम कितने यूनिट वेक्टर रख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं, आप मिनिमम जो है, मिनिमम वो मैग्नीट्यूड के इक्वल रख सकते हो और मैक्सिमम जो है वो आप रख सकते हो इनफाइनाइट के इक्वल। अब ए वेक्टर के अलोंग में कितने यूनिट वेक्टर रख सकता हूं, कितने, 4 यूनिट वेक्टर। मिनिमम कितने रख सकता हूं, 4 यूनिट वेक्टर। ए कैप, ए कैप, ए कैप और ए कैप, ये 4 यूनिट वेक्टर रख दिए मिनिमम। और मैक्सिमम कितने रख सकता हूं, इनफाइनाइट रख सकता हूं। ये इस टाइप का कोई सवाल बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बताता हूं जो आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यानी कि एसयूवी, एसयूवी। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। ये अगर एक्स है तो क्या होगा, ये माइनस एक्स एक्सेस और ये होगा माइनस वाई एक्सेस। इस एक्स एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, वो इसके अलोंग होता है आई कैप, और माइनस एक्स एक्स के अलोंग होता है माइनस आई कैप। इसको आई कैप भी लिख सकते हो, एक्स कैप भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी के अलोंग एक्स कैप होगा। जैसे भी हमने देखा था ए वेक्टर के लिए ए कैप, एक्स के लिए एक्स कैप, और यह होगा माइनस एक्स कैप, ठीक है। वाई के लिए अगर देखें तो यहाँ पे होता है जे कैप या वाई कैप, और इधर होगा माइनस जे या माइनस वाई कैप। इसको थोड़ा हटा करके यहाँ लिख देते हैं माइनस आई या माइनस एक्स। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये हो गया वाई एक्सेस। एक जेड एक्सेस भी होता है, जो क्या होता है, इस यहाँ इस तरह से जेड एक्सेस क्या होता है, बार होता है। अब मैं बार तो बता नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जेड, ये माइनस जेड। माइनस जेड अंदर की तरफ है और जेड जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। देखो, इस जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, इस जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के कैप या जेड कैप, और इस माइनस जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा माइनस के कैप या माइनस जेड कैप, ठीक है। तो भैया ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर याद रखना कि पॉजिटिव एक्स एक्स में होता आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्स में होगा माइनस आई, पॉजिटिव आई में होगा प्लस जे, और नेगेटिव आई में होगा माइनस जे, और पॉजिटिव जेड में होगा प्लस के, और माइनस जेड में क्या होगा, माइनस के होगा। ये होगा। अब जैसे मैं इसका देख एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी के पीछे दौड़ रहा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बताना है मुझे, इसको वेक्टर फॉर्म बताना मुझे इस वेलोसिटी का। और वेक्टर बताना है तुम्हें, तो वेक्टर बताने के लिए तुम्हें कितनी चीज चाहिए, 2। एक मैग्नीट्यूड जो तुम्हें सवाल में दे रखा है, और यूनिट वेक्टर के लिए कहाँ जाना है, सॉरी डायरेक्शन के लिए कहाँ जाना है, यूनिट वेक्टर के अंदर। अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में हो, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में हम दिशा कहाँ से लेते हैं, माइनस आई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस आई कैप। ये हो गया भैया एक वेक्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखना,
ये एक ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक को मैं ऊपर की ओर 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इसका वेक्टर फॉर्म बताओ, क्या बताओ, वेक्टर फॉर्म बताओ। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 और डायरेक्शन जेड के अलोंग है, और जेड के अलोंग डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। जे कैप भी ले सकते हो और वाई कैप भी ले सकते हो, लेकिन जनरली जे कैप ही लिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड है जीरो वेक्टर, या इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्या है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, जीरो हो, और डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड। जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, जिसको आप निकाल नहीं सकते। ये दो चीजें किसके अंदर, जीरो वेक्टर के अंदर। अब जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो, जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ये, इसी तरीके से जीरो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ये क्या है, जीरो वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो ये है जीरो वेक्टर, और ये एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये है जीरो वेक्टर। अब देखो जीरो वेक्टर जो है ना, हमें कैसे पता लगाना है, सुनो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इन दोनों चीजों को समझाता हूं आपको। एक रस्सी है, एक रस्सी है जिसमें एक लड़का इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और दूसरा जो लड़का है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन से खींच रहा है। यानी दोनों जो लड़के हैं वो सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा जीरो। यानी नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो वेक्टर होगा। और जीरो वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और आप उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एक लड़का है जो ईस्ट में 5 मीटर दौड़ता है, और फिर अपनी डायरेक्शन बदल करके वेस्ट की ओर वापस 5 मीटर दौड़ता है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ गया। तो देखो, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है भाई, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फाइनली वापस कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो जीरो वेक्टर ही तो है दोनों। तो कैसा, ये जीरो वेक्टर। और ये अगर जीरो वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा है, जीरो, और दूसरे इसका आप डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये है एक जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर तुम्हें कोई बोले ना कि ए और बी
या P और Q या फिर कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो तुम बोलना कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या है, सेम है। क्या है, यूनिट वेक्टर। उन दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है P वेक्टर प्लस 2Q वेक्टर एंड 3R वेक्टर माइनस 2S वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। या फिर वो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। अब देखो, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, मतलब इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। अब इसने बोला एक, देखो या तो वो बोलेगा इनडायरेक्टली या फिर बोलेगा डायरेक्टली। वो बोल रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। भाई डायरेक्शन सेम है मतलब उनके यूनिट वेक्टर सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन ही तो बताता है। अब उनकी डायरेक्शन सेम है मतलब उनके यूनिट वेक्टर सेम है, तो कुछ नहीं करना, इनके यूनिट वेक्टर सेम कर दो। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, P वेक्टर प्लस 2Q वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P वेक्टर प्लस 2Q वेक्टर का मॉड इक्वल होगा, ये पूरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये इसके यूनिट वेक्टर और इसके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, इक्वल। 3R वेक्टर माइनस 2S वेक्टर डिवाइड बाय 3R वेक्टर माइनस 2S वेक्टर का मॉड। और ये सवाल आ चुका है नीट के अंदर। नीट के अंदर क्या था कि ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। डायरेक्शन सेम है मतलब उनके यूनिट वेक्टर सेम है, ठीक है। ये था पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो मतलब जिनके यूनिट वेक्टर क्या हो, सेम हो। और दूसरा जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब जो दोनों वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर। भाई इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये होता है इक्वल वेक्टर। ये क्या है, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसमें आप ये दोनों चीज याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखना, फिफ्थ नंबर, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, तो एंटी पैरेलल क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन मतलब जिनके यूनिट वेक्टर कैसे हो, अपोजिट हो। जिनके यूनिट वेक्टर अपोजिट हो, और दूसरा जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो। जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो। तो यहां पे आपको ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है भाई। एंटी पैरेलल, वो देखो जो मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूं ना, अब वो सवाल में किस तरीके से काम मिलेगा। वो बोल देगा कि दो वेक्टर है ए और बी, एंटी पैरेलल वेक्टर है, वो
जैसे आपको एंटी पैरेलल वेक्टर नाम लिख के देगा, मतलब वो इनडायरेक्टली ये और ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। या फिर वो ऐसे बोलेगा कि दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये बोल देगा। या फिर वो डायरेक्ट बोल देगा एंटी पैरेलल वेक्टर। इन दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल बता सकते हो। एंगल बताने के लिए क्या चाहिए, दोनों या तो हेड या फिर टेल आपस में अटैच होने चाहिए। तो अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। 6 नंबर है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों के जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे है, अपोजिट है। और दूसरा, दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। दोनों के क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों कैसे है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर या माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर कैसे हैं, नेगेटिव है। और अगर दोनों वेक्टर नेगेटिव है, दोनों वेक्टर नेगेटिव है तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ही तो है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा 5 मीटर ईस्ट, एक बच्चा 5 मीटर ईस्ट की ओर दौड़ा और फिर 5 से मुड़ करके वापस वेस्ट की ओर दौड़ा। तो ये मान लो ये बच्चा है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुंचा, मुड़ करके वापस यहाँ से आया। तो देखो पोजीशन दोनों की क्या है, सेम है। ये यूनिट वेक्टर जो है, सॉरी, ये जो दोनों वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर है, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। कैसा होगा, जीरो वेक्टर। अब देखो ये हो गया 6 नंबर। नेक्स्ट देखना 7 नंबर। 7 नंबर है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जो एक ही प्लेन के अंदर हो ना, जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो यहां पे एक लाइन लिख देना, वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, विच लाई इन द सेम प्लेन। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या, टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो फ्री वेक्टर हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। देखना एक एग्जांपल, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब ये जो है एक्स एक्स के अलोंग है तो ये कैसा होगा, आई कैप, और ये वाई एक्स के अलोंग है तो ये कैसा होगा, जे कैप। और ये जो दोनों वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 एंगल पे है और दोनों कैसे हैं, एक ही प्लेन में। मतलब दो वेक्टर जो होंगे ना, जरूरी नहीं है ये दो वेक्टर,
ये दो वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन दो से ज्यादा, अगर मैं 3 वेक्टर की बात करूं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब वो कोप्लेनर कब हो सकते हैं? जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये है सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कैसे होंगे? कोप्लेनर। लेकिन अगर ये 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, और के कैप है मतलब ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, और जो सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर, ये कहाँ पे पता है? बाहर की तरफ इस तरह से। तो ये दोनों तो एक प्लेन में हो गए, लेकिन ये जो वेक्टर है सी वाला, ये किसी दूसरे प्लेन में। तो ये 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, लेकिन ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है। तो आप याद रखना कि दो वेक्टर जो होंगे ना, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन 3 जो वेक्टर है वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये है कोप्लेनर वेक्टर। और 8वां है, 8 नंबर है को करंट वेक्टर। क्या है? को करंट वेक्टर। एट नंबर है को करंट वेक्टर। को करंट वेक्टर क्या होता है? को करंट वेक्टर, इसमें एक लाइन याद रखना, the line of action of these vectors passing through the common point, यानी ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से गुजरे। जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर है। तो इन तीनों वेक्टर, इन चारों वेक्टर को देखो एक बार। इन चारों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, सारे एक ही कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इन वेक्टर को हम बोलते हैं को करंट वेक्टर। अभी जो को करंट वेक्टर है ना, ये को करंट वेक्टर 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट है को इनिशियल और दूसरा होता है को टर्मिनस। को इनिशियल और दूसरा है को टर्मिनस। को इनिशियल का मतलब है जिनके हेड एक ही पॉइंट पे हो, उनको बोलते हैं कोलिनियर। तो इन सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या जा रहा है? एक ही पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से पास आउट हो रहा है। अब को टर्मिनस वेक्टर जिनके टेल एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम को टर्मिनस वेक्टर। तो ये है को करंट वेक्टर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर के बीच आपस में
90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये जो है आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, ये है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे बोलते हैं? जो कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है, परस्पर परपेंडिकुलर है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। इस ऑर्थोगोनल वेक्टर में आपको दो बातें याद रखनी है, दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्या? पहला, एंगल बिटवीन टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा, मैक्सिमम ऑर्थोगोनल वेक्टर कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम ऑर्थोगोनल वेक्टर कितने हो सकते हैं? 3। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये मान लो ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये कोई तीसरा वेक्टर है और ये कोई फोर्थ वेक्टर है, इन सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल है सर, तो ये भी ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो सर मैक्सिमम तो 4 होगा, 3 कैसे होगा? कैसे होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वेक्टर इस वेक्टर से साथ 90 डिग्री के कोण पर है, लेकिन ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ 90 पे नहीं है, 180 पे। तो मैंने क्या बोला? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये वेक्टर जितना इस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा उतना का उतना इस एंगल वेक्टर के साथ बनाना चाहिए और उतना का उतना इस वेक्टर के साथ बनाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 4 नहीं होंगे। ठीक है, ये था ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट हमें 2 वेक्टर और पढ़ने हैं। उन दोनों वेक्टर को हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के साथ। टेंथ नंबर है पोलर वेक्टर और 11th है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, तो पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू define ट्रांसलेटरी मोशन। यानी पोलर वेक्टर जो है ना, वो ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। जो भी वेक्टर ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने का काम करेगा, उन वेक्टर को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। और अगर तुम्हें कोई एग्जांपल पूछे कि पोलर वेक्टर का एग्जांपल क्या है, तो इस ट्रांसलेटरी मोशन की जितने पैरामीटर होंगे जो इस ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने का काम करेंगे, वो सारे पैरामीटर कौन है? पोलर वेक्टर। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में याद रखना, पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सारे कौन है? ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर है, यानी ये सारे कौन है? पोलर वेक्टर है। ठीक है, अब एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? जो रोटेटरी मोशन को क्या करते हैं? डिफाइन करने का काम करते हैं। जो रोटेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं, यानी वो सारे वेक्टर जो रोटेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। अब रोटेटरी मोशन को डिफाइन करने वाले वेक्टर कौन से हैं?
जो रोटेटरी मोशन के पैरामीटर होंगे। तो एग्जांपल क्या है, पैरामीटर्स ऑफ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जैसे मैं बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा वेक्टर, एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी अल्फा वेक्टर। ये सब क्या है, ये सब क्या है, रोटेटरी मोशन को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स है। तो ये सो सारे वेक्टर्स है, ये कौन से है, एक्सियल वेक्टर्स है। ठीक है, एक और बात, इन पोलर वेक्टर को या तो पॉइंट ऑफ एक्शन के थ्रू बताते हैं या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के थ्रू। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाओगे, ये लगा दिया, तो भैया फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है। तो ये जो पोलर वेक्टर है, इसने आपने इसको कैसे दिखाया, पॉइंट ऑफ एक्शन यानी इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पे एक्शन हो रही है। तो ये क्या है, पोलर वेक्टर को दिखाने का तरीका। दूसरा मानो जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट, ये दिखाने का तरीका है। लेकिन जो एक्सियल वेक्टर है ना, एक्सियल वेक्टर है, इनको एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके अलोंग रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय represented along the axis। ठीक है भाई, इसकी डायरेक्शन तो आपने बता दी। अब इसमें जो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल, HRH। राइट हैंड रूल में क्या होता है, जैसे ये वेक्टर कोई है, ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है, ये रोटेटरी मोशन की डायरेक्शन है, तो मुझे इसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। तो कैसे बताई जाती है, राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, जिसमें फिंगर जो है, कर्ल फिंगर ये रोटेटरी मोशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए ऐसे, ठीक है, और फिर जो थंब होगा, अंगूठा होगा, वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो भैया एक्सियल वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर की ओर, ओमेगा वेक्टर। या फिर रोटेटरी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर अंगूठा कहाँ पे है, नीचे, मतलब एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे है। कहाँ पे है, नीचे है। ये हो गया ओमेगा वेक्टर। ये जो है ना, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोशन, ठीक है। तो ये है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। यहां पे सवाल किस तरह के बनते हैं, सवाल ये बनते हैं, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पोलर वेक्टर है, कौन सा एक्सियल वेक्टर है। तो आपको ढूंढने के लिए क्या याद रखना है कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं,
ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर, और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, रोटेटरी मोशन के पैरामीटर। और पैरामीटर तो आपको याद होंगे, नहीं याद है तो आगे हम पढ़ेंगे तब आपको याद करवा दिए जाएंगे। तो भैया आज ये आपके टोटल जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो हो जाते हैं पूरे, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझना और सीखना, क्योंकि इनको लैंग्वेज की फॉर्म में जब वो क्वेश्चन बनाता है तो या तो वो बड़ी लैंग्वेज काम में लेगा या फिर उस वेक्टर का सीधा सा नाम डाल देगा, और उस वेक्टर का नाम डालेगा तो उस वेक्टर की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।